हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर सीएपीएफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने रिसेंटली इंडियन पॉलिटी के लिए एक नई लेक्चर सीरीज़ हमारे यूट्यूब पे, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे लॉन्च की है। सो दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ दैट सीरीज़ एंड आई एम उत्कर्ष। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हमारे बैचेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बैच फ्रॉम 1 फेब। जो बैच है वो चलेगी 31 जुलाई 2021 तक। तो ये जो बैच होगी, दिस इज़ फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021। और यहाँ पे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 ये दोनों प्रिपेयर होके मिलेंगे। तो यहाँ पे टीचिंग के लिए हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। उसी के साथ पैरेलली ऑलरेडी हमारी एक बैच चालू है जिसका नाम है मिशन IB ACIO 2021। यहाँ पे भी हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आप अनअकैडमी में एडमिशन लेते हो तो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। तो जब आप वो फ़ी पे करते हो उस टाइम अगर आप प्रशांत YT10 ये रेफरल कोड या फिर इसको हम कूपन कोड भी कह सकते हैं, तो ये अगर कोड आप वहाँ पे यूज़ करोगे आपके फ़ी पेमेंट के टाइम पे, तो आपको वहाँ पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपके फ़ी में। ओके, तो ये जो प्रशांत YT10 कूपन कोड है, ये आप IB के बैच के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप CAPF की जो बैच है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो रिमेंबर प्रशांत YT10, दिस विल गिव यू इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा फ्रॉम दिस फोटो, द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिया का प्रीएम्बल है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ प्रीएम्बल? अभी प्रीएम्बल मतलब क्या है? अ प्रीएम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स डॉक्यूमेंट्स फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट होगा उसके पहले अगर प्रीएम्बल ऐड होता है तो बेसिकली प्रीएम्बल क्या करता है, वो जो डॉक्यूमेंट होगा उसकी फ़िलॉसफी, यानी कि एक्चुअल में वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा गया है, उसका इंटेंशन क्या था लिखने के पीछे, वो बताया जाता है। एंड एट द सेम टाइम उसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होगा उसको अगर यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली हमें कौन सी चीज़ अचीव करनी है, हमारा गोल क्या है अचीव करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें, यानी कि पास्ट वाली चीज़ एंड फ्यूचर वाली चीज़, पास्ट एंड फ्यूचर दोनों का एक ट्राइजेक्टरी या फिर जिसको हम पाथ भी बोल सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली प्रीएम्बल का यूज़ किया जाता है। ओके, देन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। जैसे कि हमने अभी बोला था कि फिलोसॉफी बताता है, मतलब क्या एक्चुअल में ओरिजिनली वहाँ पे क्या इंटेंशंस थे लोगों के। जो अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बन रहा था, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो वहाँ पे हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनका इंटेंशन क्या था, उनको क्या लगता था कि हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंस के बाद कौन से पाथ पे होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई है। उसी के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, यानी कि प्रीएम्बल जो है वो क्रिएट कैसे हुआ। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रीएम्बल जो है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उसके बाद प्रीएम्बल पास हुआ, यानी कि प्रीएम्बल इज़ अ क्रक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट है हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्रिएट हुआ, तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे की वैल्यूज़ क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रीएम्बल में एज अ क्रक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो डाली गई है। ओके, एंड द कोर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। अभी कोर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ये चीज़ क्या है, जैसे कि आपको पता है हमारा देश जो है एज अ सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। वी डेट बैक आवर सिविलाइजेशन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उससे भी पुराना है कभी कभी तो, बट एक्चुअल डेटेड सिस्टम जो कंटिन्यूशन में चल हुआ है वो है इंडस वैली तक का अभी। ओके, तो ये जो हमारा पूरा सिविलाइजेशन था ये हज़ारों सालों में इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे जैसे वो इवॉल्व हो रहा था वैसे वैसे सोसाइटी ने कुछ कन्वेंशंस तैयार किए थे, कुछ रूल्स तैयार किए थे, तो वो बाद में बने प्रिंसिपल्स, और कुछ वैल्यूज़ बनी। फॉर एग्जांपल बड़ों की रिस्पेक्ट करना, दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ आवर सिविलाइजेशन।
ओके, तो ये जो कोर वैल्यूज़ है एंड हमारे सिविलाइजेशन के जो कोर प्रिंसिपल्स है उनको भी इस डॉक्यूमेंट में यानी कि प्रियम्बल में डाला गया है। अभी ये प्रियम्बल में क्यों डाले गए, तो ऑब्वियसली प्रियम्बल जो है इट इज़ अ क्रक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली ये कोर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, ये दोनों चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है एंड दैट्स वाई उनका जो क्रक्स है वो हमें प्रियम्बल में देखने को मिलता है। ओके, द प्रियम्बल बेसिकली गिव्स एन आइडिया ऑफ फॉलोइंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या है, सबसे पहले आइडिया क्या देता है प्रियम्बल, वो बोलता है द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था उसका सोर्स क्या है, उसके पीछे कौन लोग हैं जिनका उसको सपोर्ट था, या फिर कौन लोग हैं जिन्होंने सब ने मिलके बेसिकली एक ऐसा विचार किया कि कलेक्टिवली हम कुछ डिसीजंस लेंगे और वो डिसीजंस आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे नेशन को किसी अच्छे पाथ पे लेके जाएंगे। सो इट गिव्स अस द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसके बाद है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडिया एज अ स्टेट, जनरली स्टेट जो हम पॉलिटिकली कंसिडर करते हैं तो वो हम इंडिया के अंदर के जो अलग अलग डिविजन्स है या फिर प्रोविंसेस है उनको हम स्टेट बोलते हैं। बट एक्चुअली अगर स्टेट का मीनिंग देखें तो स्टेट का मीनिंग है अ एरिया विथ पर्टिकुलर जोग्राफिकल बॉर्डर, यानी कि पर्टिकुलर अगर कहीं पे जोग्राफी फिक्स है और वो जोग्राफी के एरिया के अंदर जितना भी एरिया है वो एक्चुअली स्टेट कहलाता है। तो हमारा जो इंडियन स्टेट होगा उसका नेचर क्या होगा, यानी कि यहाँ के रहने वाले लोग जो होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे, हमारे स्टेट में कौन से लॉज होंगे, कौन से रेगुलेशंस होंगे, वहाँ पे जुडिशरी क्या काम करेगी, कौन से पनिशमेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यानी कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में दिया है। एट द सेम टाइम स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जब इंडिया एज ए नेशन फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चालू हो जाएगा, तो उसके बाद इंडिया फ्यूचर में कहाँ पे जाना चाहिए, इंडिया का फ्यूचर क्या होना चाहिए, इंडिया ने कौन सा फ्यूचर का पाथ यूज करना चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन अवर प्रियम्बल एंड दोज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल। ओके, देन डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन। हमने प्रियम्बल को एडॉप्ट कब किया था, इसकी भी डेट जो है वो हमारे प्रियम्बल में यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, अभी देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडियल्स बिहाइंड द प्रियम्बल टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जब हमने 1947 का एक्ट देखा था तो उसमें देखा था हमने कि उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली में पास किया था, और वो पास होने के बाद दैट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन गॉट एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। ये डेट पे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था उसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने एडॉप्ट किया था, और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसमें के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो एज अ प्रियम्बल वहाँ पे लिए गए हैं। देन although not enforceable in court, the preamble states the objective of constitution। यानी कि अगर प्रियम्बल में अगर कोई भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल सोवरेनिटी, इंडिया इज़ अ सोवरिन नेशन, उस पर बाहर से किसी का कंट्रोल नहीं है। ओके, बट ये जो सोवरेनिटी है ये अगर कहीं पे हार्म होती है और हम एज अ प्रियम्बल का पार्ट वो सोवरेनिटी के ऊपर अगर कोर्ट में जाते तो कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं दे सकता, एंड दैट्स वाई दिस इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल। इन्फोर्सिएबल मतलब क्या, जो कोर्ट बोल सकता है कि ये आप करो, एंड नॉन इन्फोर्सिएबल या फिर नॉट इन्फोर्सिएबल मतलब क्या कि वहाँ पे कोर्ट का यानी कि जुडिशरी का कोई से नहीं है। ओके, तो अगर आप प्रियम्बल की कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी चीज़ लेके अगर कोर्ट में जाओगे और कोर्ट को बोलोगे दिस इज़ रिटन इन प्रियम्बल, तो कोर्ट उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, एंड दैट इज़ नथिंग बट द नॉट इन्फोर्सिएबल या फिर नॉन इन्फोर्सिएबल थिंग। ओके, एंड प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑलरेडी हमने देखा है। ओके, यानी कि इंडिया को क्या बनना है, इंडिया का फ्यूचर क्या है, इंडिया को कहाँ पे जाना है, वो सारी चीज़ें, इंडिया का गोल, वो सब ऑब्जेक्टिव्स में दिए गए। एंड एक्ट्स एज एन एड ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल व्हेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगियस। इससे पहले हमने देखा था जब फीचर साइलेंट फीचर देखे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये लेंथीएस्ट बनने में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो दिया है उस टाइम के लॉयर्स ने।
उस टाइम के लॉयर्स ने क्या किया है, वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल लीगल टर्म्स डाले। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार लीगल टर्म्स जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होते, वो वेग होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर जो वहाँ का प्रोविज़न होता है वो हो जाता है एम्बिग्यूअस, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेटेड फॉर्म में कोई रिजल्ट नहीं निकलता या फिर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता। तो जब ऐसे टाइप की एम्बिग्यूटी वहाँ पे तैयार हो जाती है, तो उस टाइम जो कोर्ट है या फिर जुडिशरी है वो क्या करते हैं, वो प्रियम्बल का सहारा लेते हैं। दे यूज़ प्रियम्बल एज अ गाइड इन एम्बिग्यूअस सिचुएशंस। ओके, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है या फिर जुडिशरी जो है टोटली प्रियम्बल को हटा देते या फिर टोटली प्रियम्बल से डिटैच हो जाते। प्रियम्बल का वो यूज़ करते बट ओनली एज अ रेफरेंस और गाइड, नथिंग एल्स। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉन इन्फोर्सेबल और नॉट इन्फोर्सेबल। उसके बाद देखते हैं अभी कॉम्पोनेंट ऑफ प्रियम्बल, क्या क्या कॉम्पोनेंट है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय प्रियम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ पीपल ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, जो भी इंडिया में अथॉरिटी है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है या फिर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो जो बॉडीज़ है उनका भी बेस जो है ओरिजिनली वो है द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जब तक पीपल ऑफ इंडिया चाहेंगे वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वहाँ पे रहेगी, और जब पीपल ऑफ इंडिया को लगेगा वो वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए तो वो वहाँ से निकल जाएगी। और यही चीज़ बोली गई हमारे प्रीएम्बल में। ओके, देन प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी ये जो वर्ड्स है ये हम बाद में डिस्कस करने वाले। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक रेफरेंस ले लेते। सोवरिन यानी कि क्या, एक ऐसा स्टेट या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बाहर से किसी का प्रेशर नहीं है या फिर बर्डन नहीं है, और जो डिसीजंस होंगे वो खुद लिए जाएंगे। दैट इज़ द स्टेट ऑफ सोवरिनिटी। ओके, उसके बाद सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या, जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन होगी हमारे नेशन की, इंडिया की, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, बट ऐसे भी लोग होंगे वहाँ पे जो उनके पास वेल्थ है या फिर जो प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि जिनके पास नहीं है उनको भी थोड़ा थोड़ा देंगे। दैट इज़ सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट। उसके बाद सेकुलर, यानी कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, सेकुलरिज्म के बेसिकली टू टाइप्स है, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। पॉजिटिव सेकुलरिज्म यानी कि क्या, सारे रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करना। निगेटिव सेकुलरिज्म मतलब क्या, टोटली रिलीजन से डिटैच होना। ये जो निगेटिव काइंड ऑफ सेकुलरिज्म है ये मेनली वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है, लाइक यूएस। बट इंडिया में जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म, मतलब क्या, सारे रिलीजन को जो स्टेट है हमारा नेशन का, जो भी गवर्निंग बॉडी है वो इक्वली सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ द पॉजिटिव सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑब्वियसली हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर बार वोटिंग होती है, और वोटिंग के थ्रू पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो चुन के आते हैं, और वो पीपल के लिए या फिर नेशन के गुड के लिए कुछ लॉज रेगुलेशंस या फिर डिसीजंस लेते हैं। ओके, एंड रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि क्या, जो भी हायर अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, तो वो फिर से चुन के आते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि एक बार अगर कोई प्रेसिडेंट हो गए तो वो वहीं पे रहेंगे, वो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम लिमिट वहाँ से रिज़ाइन करते या फिर वहाँ से वो सीट वैकेट करते, और उसके बाद फिर से वहाँ पे चुने जाते हैं। अब वो चुनते कौन है उनको, वो चुनते हैं द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी कि एमएलएज एंड एमपीज़। और एमएलएज एंड एमपीज़ को कौन चुनते हैं, कॉमन पीपल। तो इनडायरेक्टली कॉमन पीपल जो है वो हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट, उनको भी चुनते हैं। ओके, तो यही बोला गया है रिपब्लिक के लिए। देन द ऑब्जेक्टिव stated by preamble are not जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे प्रियम्बल के वो अलग नहीं है कुछ, दे आर नॉट डिफरेंट और दे आर नॉट स्पेशल, बट दे आर सिंपल, लाइक सिक्योर जस्टिस। जो भी जस्टिस है, अभी जस्टिस में देयर आर 3 डिविजन्स, एक सोशल होता है, एक पॉलिटिकल होता है, एक इकोनॉमिक होता है, तो ये 3 डिविजन्स। उसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि काइंड ऑफ फ्रीडम। ओके, तो उसको कहा जाता है लिबर्टी। उसके बाद इक्वेलिटी, जो भी हमारा सोसाइटी होगा या फिर जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन होगी, तो उसमें इक्वेलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन है जो टोटली रिच है या फिर दूसरा सेक्शन है जो टोटली गरीब है, पुअर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वहाँ पे इक्वी बैलेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ भी बेसिकली यहाँ पे कही गई है।
देन टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फैटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. एंड क्या, प्रमोट फैटर्निटी. फैटर्निटी यानी कि इससे पहले हमने देखा था दैट इज़ द ब्रदरहुड, एंड टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. अभी एक प्रियम्बल में क्यों डाला होगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी? बिकॉज इंडिया इज़ अ नेशन और नेशन ऑफ डाइवर्सिटीज़. इंडिया हैज़ द प्लूरल कल्चर. यहाँ पे कोई कॉमन कल्चर, होमोजीनियस कल्चर नहीं है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस कल्चर है. उसकी वजह से टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मेंटेनिंग आवर बॉर्डर्स और द आवर सिक्योरिटी, एट द सेम टाइम द बॉन्डिंग इन द सोसाइटी. तो ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है. एंड दैट्स वाई टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हमारे प्रियम्बल में ये दो वर्ड्स या फिर ये एक फिलोसॉफी डाली गई है. ओके, देन द डेट इज़ मेंशन इन द प्रियम्बल व्हेन इट वाज एडॉप्टेड. अभी वो डेट क्या है? वो डेट है November 26, 1949. दिस इज़ द डेट ऑन विच वी एडॉप्टेड द प्रियम्बल. और प्रियम्बल कब एडॉप्ट हुआ था? जब टोटल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनलाइज हुआ था. अभी देखते की वर्ड्स इन द प्रियम्बल. कौन से की वर्ड्स है? सबसे पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. देन सोवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर. यानी कि जो भी डिसीजन होगा इंडिया का वो इंडियंस लेंगे, वो कोई बाहर से आए वाला. इससे पहले जैसा होता था 1947 से पहले कि इंडिया के डिसीजन ब्रिटेन में लिए जाते थे, तो वैसी चीज़ फिर से नहीं होगी. इंडिया के डिसीजन इंडियंस ही लेंगे, और इंडियंस भी कैसे लेंगे? विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर. ओके, तो वो हो गया सोवरेनिटी. और वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बोलता है? द पीपल ऑफ इंडिया or the subject of India are the sovereign. Okay, then sovereign, the term means the India has its own independent authority and it is not a dominant of any external power. जैसे कि ब्रिटिशर्स का होता था जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉलोनाइजेशन किया था. In the country the legislature has the power to make law which are subject to certain limitations. Okay, ये सबसे important चीज़ है. In the country the legislature has power to make law with which are subject to certain limitations. यानी कि अगर कोई लॉ पीपल के फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करता है, यानी कि उनको थ्रेट पहुंचाता है या फिर उनको बैरियर तैयार करता है उनके लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो वो लॉ इंडिया में नहीं तैयार हो सकता या फिर नहीं बन सकता. दिस इज़ वन काइंड ऑफ कन्वेंशन विच इज़ इन इंडिया. ओके, तो ये अलग अलग ऐसे लिमिटेशंस है जो लेजिस्लेचर जो है इंडिया का वो क्रॉस नहीं कर सकता. ओके, और अगर क्रॉस करता है तो फिर वहाँ पे एंट्री होती है जुडिशियरी की. देन सोशलिस्ट. सोशलिस्ट क्या है? द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एम्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स. अभी अगर रशिया की बात करेंगे तो रशिया में क्या है? कम्युनिज्म है. कम्युनिज्म यानी कि जो कुछ भी है वहाँ पे पीपल्स के पास वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसके पास क्या जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, और मोस्टली वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एफर्ट्स करेगी. बट इंडिया का कल्चर ये परमिट नहीं करता. क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी, यहाँ पे कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी परमानेंटली नहीं टिक सकती. तो उसकी वजह से डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड इकोनॉमी है जो सोसाइटी में होनी चाहिए, तो वो अचीव करने के लिए बेसिकली इंडिया को सोशलिज्म जो है वो बोलता है. Okay, that's why we also call it as a democratic socialism. Okay, then it holds faith in mixed economy where both private and public sector coexist side by side. अभी अगर एग्जांपल लोगे आप रशिया एंड यूएस का, तो रशिया में क्या है? एवरीथिंग इज ओन बाय पब्लिक सेक्टर, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट का है. बट अगर यूएस का देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर सब कुछ प्राइवेट है. वहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कॉरपोरेट सेक्टर जिसको कहा जाता है मेनली, तो वो वाले जो कंपनीज होते हैं वो सब चीज़ें ओन करते हैं. इवन यूएस में ट्रेन्स जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर ही चलाता है. ओके, तो वहाँ पे सारा प्राइवेट है. तो ये दोनों चीज़ें इंडिया के लिए एक्सट्रीम है. इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, इंडिया का जो कल्चर है, उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, तो वो दोनों चीज़ों को परमिट नहीं करता. तो उसकी वजह से प्राइवेट एंड पब्लिक इन दोनों का मिडल पाथ जो है वो बेसिकली मिक्स इकोनॉमी में कंसिडर किया जाता है. तो ये चीज़ जो है वो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म परमिट करता है, और यही चीज़ आज हमारे इंडिया में है. ओके, देन
ये जो सोशलिस्ट वर्ड है, दिस वर्ड वॉज एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। अभी 42nd अमेंडमेंट जो है इसी को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे जो फंडामेंटल चीज़ें थी वो 42nd अमेंडमेंट में चेंज हुई थी। ओके, सो वन ऑफ द वर्ड विच वॉज एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट इज सोशलिस्ट। उसके बाद सेकुलर। द टर्म मीन्स दैट ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया आर इक्वली रिस्पेक्टेड, प्रोटेक्टेड, सपोर्टेड फ्रॉम स्टेट। ओके, जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, निगेटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव में क्या होता है, सब रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करता है स्टेट, और निगेटिव में क्या होता है, जो भी रिलीजन है उससे स्टेट खुद को डिटैच कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। बट इंडिया में क्या है, रिलीजन को, सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल सपोर्ट कौन देगा, स्टेट देगा। दैट इज द पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ऑफ द इंडिया। दिस वर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। यानी कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये दोनों भी वर्ड जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन्वॉल्व या फिर इंक्लूड किए गए। ओके, ओके, उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक वर्ड। अभी डेमोक्रेटिक वर्ड क्या बोलता है, द टर्म इम्प्लाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन एन इलेक्शन। यानी कि इंडिया में जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो पूरी की पूरी इंडिया के जो पीपल होंगे उनके विल पे चलेगी, उनके मर्जी पे चलेगी। और ये जो पीपल ऑफ इंडिया है वो उनका विल कहाँ से दिखाएंगे, या फिर उनकी इच्छा जो है वो कहाँ से दिखाएंगे, वो दिखाएंगे थ्रू इलेक्शन। ओके, सो इन डेमोक्रेसी द इम्पोर्टेंट बेस जो है वो होगा इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू लोग क्या करेंगे, उनका जो विल है वो वहाँ की जो अथॉरिटी है, मेनली कौन सी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, उनको बोल लेंगे। ओके, और उनके थ्रू अल्टीमेटली जो हमारा नेशन है वो बेसिकली होता है डेमोक्रेटिक नेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदे को एक वोट करने का अधिकार है, एंड दैट इज़ द इक्वल राइट फॉर एवरीवन हु इज़ अडल्ट। हु इज़ अडल्ट, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, या फिर ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, जो भी बंदा 18 ईयर के ऊपर है उसको अडल्ट कंसिडर किया जाता है। सो ऑल द पीपल इन इंडिया हु आर अडल्ट यानी कि अबव 18 ईयर्स, तो उनको कंसिडर किया जाता है अडल्ट, एंड दे ऑल हैव इक्वल राइट टू वोट। यानी कि हर एक बंदे के पास एक वोट करने का राइट होता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट द विल ऑफ द पीपल। ओके, उसके बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि क्या, दिस टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हेड ऑफ स्टेट, अभी अगर कंसिडर करेंगे इंडिया का, तो हेड ऑफ स्टेट जो होते वो होते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर आप ब्रिटेन का देखोगे तो वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो होंगे मोनार्क, यानी कि वहाँ के फिलहाल जो मोनार्क है वो है क्वीन एलिजाबेथ II। तो शी इज़ अ हेड ऑफ स्टेट, बट शी इज़ नॉट रिपब्लिक, यानी कि वो जो है उनको हम रिपब्लिक नहीं कह सकते। रिपब्लिक यानी कि क्या, जो भी हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए। आइदर फिर वो रिज़ाइन करके चेंज होंगे, या फिर उनका टर्म जब ख़त्म होगा तब वो खुद सीट वैकेट करेंगे। ओके, बट वो जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो परमानेंट नहीं होंगे, एंड दैट इज़ बेसिक थिंग ऑफ द रिपब्लिक। नाम में रिपब्लिक यानी कि पब्लिक ने फिर से एक बार रीअलोकेट करना चाहिए। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। इंडिया में जो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर आप यूरोप का देखोगे तो यूरोप में क्या है, बेसिकली यूरोप में उसमें भी अगर पर्टिकुलरली देखोगे तो पर्टिकुलरली ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडेटरी है, वो मोनार्की जो थी ब्रिटेन की, तो वहाँ से उसका इवोल्यूशन हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक ऑफ द इंडिया एंड ब्रिटेन। सो आज का टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारे 2 बैचेस है, एक बैचेस हमारी नई लॉन्च होने वाली है ऑन 1 Feb 2021, 31 जुलाई तक ये बैच चलेगी। ओके, यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये अराउंड
मोर देन 1 मंथ की बैच होगी। ओके, तो इस बैच का नाम है टारगेट CAPF 2021। यहाँ पे आपको दोनों पेपर की तैयारी करके मिलेगी, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी। यहाँ पे हमारे वेल नोन ट्यूटर से लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स। उसी के साथ हमारी पैरेलल बैच जो फिलहाल चल रही है उसका नाम है मिशन IBACIO 2021। यहाँ पे भी हमारे वेल नोन ट्यूटर्स है लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स। तो जब आप फ़ी पे करोगे अनअकैडमी में एडमिशन लेने के लिए, तो उस टाइम आप अगर प्रशांत YT10 ये अगर कूपन कोड जिसको हम रेफरल कोड कह सकते हैं, तो अगर आप इस प्रशांत YT10 को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे या फिर वहाँ पे इस कूपन कोड को या फिर रेफरल कोड को अप्लाई करोगे, तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट जो है वो आपके फ़ी में मिलेगा। ओके, और ये जो रेफरल कोड है ये दोनों बैचेस मिशन IB के लिए भी है और टारगेट CAPF के लिए भी है। तो ये दोनों बैचेस के लिए अलाउड है और इसके अंदर आपको इंस्टेंटली वहाँ पे 10% का जो आप फ़ी पे करोगे उसमें डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।